हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। भारतीय राजनीतिक विचारकों की सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके जीवन परिचय की। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जेपी या फिर लोकनायक कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सिद्धांतकार, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। आगे हम बात करते हैं उनके योगदान के विषय में। योगदान की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी देखा जाता है और जयप्रकाश नारायण को 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो ये उनका योगदान था। आगे हम बात करें तो आगे उन्हें लोकतंत्र का चैंपियन भी कह सकते हैं। तो लोकतंत्र के चैंपियन के रूप में देखें तो 1975 से लेकर 76 के दौरान जिस समय आपातकाल लगा था, तो आपातकाल विरोधी आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो जन्मदिन है उसको लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बात करें तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो 1921 के असहयोग आंदोलन के हिंसक नतीजों से जयप्रकाश नारायण बहुत परेशान थे। मतलब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, फिर 1921 में असहयोग आंदोलन का जो हिंसक नतीजा हुआ, मतलब गांधी जी ने अहिंसक तौर पर आंदोलन शुरू करने की बात करी थी, लेकिन आप जानते हैं कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था तो जो हिंसक नतीजे थे उससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। इससे औपचारिक शिक्षा के बजाय उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी रुचि ज्यादा बढ़ने लगी थी। मतलब उस समय तक वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन इन चीजों को देखकर जब वो परेशान होने लगे तो फिर वो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में आ गए। अब बात करते हैं उनके शिक्षा की। तो विदेशी शिक्षा की बात करें तो 1922 में जयप्रकाश नारायण राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में उच्च अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। विदेशी शिक्षा का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर उसकी बात करें तो अमेरिका में जयप्रकाश नारायण का जो परिचय था वो कार्ल मार्क्स से हुआ, उनके कार्यों से हुआ। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए। इसी अवधि के दौरान वह एक मार्क्सवादी में परिवर्तित हो गए, यानी कि उन पर जो मार्क्सवाद था वो बहुत ज्यादा भावी हो गया और वो मार्क्सवादी में परिवर्तित हो गया, यानी कि एक मार्क्सवादी बन गए। इसके अलावा सर्चलाइट और न्यू इंडिया में जो राजेंद्र प्रसाद और एनी बेसेंट हैं, उनके लेखन से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में गहरी रुचि भी अपनी विकसित कर ली थी। जो सर्चलाइट है वो राजेंद्र प्रसाद की है और जो न्यू इंडिया है वो एनी बेसेंट की पुस्तक है। आगे बात करें तो जब वो कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस से उनके जुड़ाव की बात करें तो जब वो भारत लौटे, भारत लौटने के बाद गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन से काफी प्रभावित हुए। जयप्रकाश नारायण 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा में उनके योगदान की। तो 1932 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, तो उसमें भाग लेने के लिए उन्हें 1 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। यानी कि जब इस आंदोलन के बाद जब ये समाप्त हुआ आंदोलन तो उनको सजा भी दी गई थी। आगे बात करें कांग्रेस के तहत वामपंथी रुझान, यानी कि कांग्रेस के अंदर रहते ही उनका जो वामपंथी रुझान था उसकी बात करें तो रिहा होने पर, यानी कि जो आंदोलन था उसके बाद जब उन्हें जेल हो गई थी, उसके बाद जब वो रिहा होकर आए तो रिहा होकर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक वामपंथी समुदाय, यानी कि अलग पार्टी नहीं थी, उसी के अंदर उन्होंने कुछ पार्टी जो इनकी सोच से मेल खाते लोग थे उनको मिलाकर एक पार्टी बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इनकी भागीदारी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेपी उन प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। गांधी और नेहरू सहित प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जेपी उन नेताओं में से थे जिन्होंने आंदोलन को जीवित रखा था। मतलब जब बड़े बड़े जो नेता थे उनकी जब गिरफ्तारी हो गई थी इस आंदोलन के दौरान, जो ऑपरेशन जीरो और ब्रिटिश सरकार ने चलाया था, तो उसके बाद यही थे जिन्होंने आंदोलन को जीवित रहा था, क्योंकि ये भूमिगत हो गए थे, यानी कि छुप गए थे और अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे और छुप छुप कर ही आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। अब बात करते हैं इनकी निष्क्रिय भागीदारी की। निष्क्रिय भागीदारी का मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जब ये उनके हाथ से बच गए, यानी कि भूमिगत हो गए, तो उस समय इन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वे भूमिगत हो गए और गोपनीयता से आंदोलन का नेतृत्व किया, गतिविधियों का समन्वय किया और सूचना का प्रसार इधर से उधर किया था। अब बात करते हैं इनके क्रांतिकारी दृष्टिकोण
छोड़ की। 1946 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक उग्रवादी नीति अपनाने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी। आगे बात करते हैं तो इन्होंने स्वतंत्रता ब्रिगेड का गठन भी किया था। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए उन्होंने नेपाल में आजाद दस्ता या फिर स्वतंत्रता ब्रिगेड का गठन किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। अब बात करते हैं उनके सामाजिक सुधारों की। सामाजिक सुधारों की बात करें तो जेपी सामाजिक सुधार जैसे कि दहेज प्रथा उन्मूलन, हरिजनों की स्थिति, विकास और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था थी उसके उन्मूलन के बारे में भी विशेष बात या विशेष कार्य उन्होंने किए थे। अब बात करते हैं उनकी जो धारणा थी अंत्योदय की अवधारणा उसकी। जेपी का अंत्योदय कार्यक्रम यानी अंतिम व्यक्ति का उत्थान, अंत्योदय का मतलब होता है कि जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है उसका भी उत्थान कैसे हो, तो उनके समाजवादी विचार का एक अनिवार्य अंग था कि हर व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने 1954 में सक्रिय राजनीति छोड़ दी और खुद को विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया जो भूदान आंदोलन था उसके लिए समर्पित कर दिया, जिसका उद्देश्य धनी जमींदारों से स्वेच्छा से अपनी जमीन का एक हिस्सा भूमिहीन लोगों को देने के लिए राजी करना था। यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास बहुत ज्यादा भूमि होती थी और ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं थी तो उनको थोड़ी भूमि जो जमींदार थे वो अपनी मर्जी से दे दें, इस बात के लिए जमींदारों को राजी करना इस जो ये आंदोलन था उसका कार्य था। अब बात करते हैं सक्रिय राजनीति से दूरी के बाद सक्रिय राजनीति से दूरी, जबकि नेहरू चाहते थे कि जेपी केंद्र सरकार में शामिल हों। जेपी ने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनते हुए खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखने की कोशिश की। उनका राजनीतिक दलों से मोहभंग हो गया था और उन्होंने सामुदायिक लोकतंत्र का आह्वान किया था, यानी कि राजनीति से दूर रह के वो लोगों की भलाई के कार्य कर रहे थे। उनका एक 4 स्तरीय लोकतंत्र की जो धारणा थी वो भी थी। 1959 में उन्होंने गांव, जिला, राज्य और संघ परिषद यानी कि चौखंबा राज के 4 स्तरीय पदानुक्रम के माध्यम से भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण के लिए तर्क दिया था। यानी कि 4 स्तरीय लोकतंत्र की वो बात करते थे कि जो लोकतंत्र है वो गांव, जिला, राज्य और संघ यानी कि 4 लेवल पर होना चाहिए। आगे बात करते हैं संपूर्ण क्रांति जो उन्होंने की थी उसके आह्वान की, तो उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम की वकालत की जिसे उन्होंने संपूर्ण क्रांति या पूर्ण क्रांति कहा। संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों यानी कि जो ये संपूर्ण क्रांति थी इसमें 7 क्रांतियां शामिल थीं। वो कौन कौन सी थी, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक, इन सभी विचारों का जो एक संगम था इसी को संपूर्ण क्रांति कहते थे। संपूर्ण क्रांति की जो अवधारणा थी वो 1974 में गुजरात और बिहार में जन आंदोलनों के मद्देनजर लोकप्रिय हुई थी। काम का अधिकार उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का एक अभिन्न अंग था कि सभी व्यक्तियों को काम करने का अधिकार है, यानी कि काम मिलना हर किसी के लिए जरूरी है। उसके बाद बिहार आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1974 में बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ छात्र विरोध के रूप में शुरू हुई थी, यानी कि ये छात्रों का आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व करने में जेपी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने लोकतंत्र और लोगों की शक्ति के चैंपियन के रूप में उनकी स्थिति को और ज्यादा पुष्ट किया था। अब बात करते हैं ये जो क्रांति उन्होंने की उसका परिणाम क्या हुआ। तो जयप्रकाश नारायण ने 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। मतलब जब इंदिरा गांधी ने भारत में जो आपातकाल था वो लगाया था तो उस समय इन्होंने उसका काफी विरोध किया था और बहुत सारे जो आंदोलन थे वो किए थे और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि जब इंदिरा गांधी को मतलब उसके पद से हटाया गया और उसके बाद 1977 में जब आम चुनाव हुए तो उसमें इनकी जो पार्टी थी जो कई सारी पार्टियों को मिलकर बनाई गई थी उसने जीत हासिल करी और पहली बार जो हमारा देश था उसमें पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी। आगे बात करते हैं तो सहभागी लोकतंत्र, समाजवाद और सर्वोदय आदर्शों के ये समर्थक थे। इसमें देखते हैं कि क्या है। तो सहभागी लोकतंत्र की बात करें तो वह सहभागी लोकतंत्र में विश्वास करते थे। यहाँ जमीनी स्तर के लोग निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होते थे, यानी कि हर व्यक्ति को जो निर्णय लिए जाते थे उसमें शामिल होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। सत्ता का विकेंद्रीकरण की वो बात करते थे। जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की पुरजोर वकालत की थी। इसके बाद बात करते हैं उनके समाजवाद के विचारों की। तो जयप्रकाश नारायण एक कट्टर समाजवादी थे और धन और शक्ति के समान वितरण में विश्वास रखते थे। उनका समाजवाद काफी हद तक कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों और जो रूसी क्रांतिकारी थे उनके लेखन से प्रभावित था, यानी कि कार्ल मार्क्स से काफी ज्यादा प्रभावित था। राजनीति में समाजवाद की बात करें तो 1948 में अधिकांश कांग्रेसी जो समाजवादी थे उनके साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। यानी कि 1948 में बहुत से कांग्रेस में ऐसे लोग थे जो समाजवादी थे तो उनके साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, जिसका जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ विलय कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी। जेपी के समाजवाद के संस्करण में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर दिया गया था। आगे बात करते हैं उनके समाजवाद की व्याख्या की।
समाजवाद की व्याख्या की बात करें तो जयप्रकाश नारायण समाजवाद की 3 व्याख्याएं देते हैं। पहला, नकली समाजवाद या जिसे साम्यवाद कहते हैं, ये हिंसा के तरीकों से स्थापित किया गया समाजवाद है। दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद, ये राज्य सत्ता के माध्यम से कानून द्वारा स्थापित होता है। और तीसरा है आध्यात्मिक समाजवाद, जो स्वैच्छिक प्रयासों द्वारा लोगों की मनोवृत्ति और प्रकृति में परिवर्तन करके स्थापित किया जाता है। मतलब पहला तो है कि हिंसा के तरीकों से जबरदस्ती स्थापित कर दिया जाए कि जबरदस्ती किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो उसको बांट के गरीब लोगों को दे दिया जाए। दूसरा है लोकतांत्रिक, यानी कि कानून बनाकर कानून के माध्यम से ऐसा किया जाए। और तीसरा है स्वैच्छिक प्रयास, यानी कि लोगों के अंदर ऐसी भावना विकसित की जाए कि वो खुद से ही इस तरह के परिवर्तन स्थापित कर ले। तो इस प्रकार जयप्रकाश नारायण व्यवहारिक समाजवाद की खोज कर रहे थे। आगे बात करते हैं उनके सर्वोदय आंदोलन की। तो सर्वोदय आंदोलन की बात करें तो सर्वोदय की अवधारणा जेपी की राजनीतिक विचारधारा का प्रमुख हिस्सा थी। सर्वोदय, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति, इसे सबसे पहले गांधी जी ने गढ़ा था। यानी कि इस शब्द को, इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां हर कोई समृद्ध और खुशहाल हो। तो यह है सर्वोदय, यानी कि सभी का उदय हो सके, सभी जो विकास को प्राप्त कर सकें। सर्वोदय के सिद्धांत की बात करें तो यह अहिंसा, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित था। आगे बात करते हैं उनके ग्रामीण उत्थान की कि ग्रामीण उत्थान के लिए उन्होंने क्या कार्य किए। तो जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से सर्वोदय आंदोलन को सफल बनाने का सुझाव दिया और इसी से उन्होंने जो ग्रामीण उत्थान था उसका कार्य किया था। अब बात करते हैं इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए। इन्होंने जो भी कार्य अपने जीवन में किए तो उसको लेकर इन्हें कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, जो कि इनको मरणोपरांत दिया गया था। दूसरा, राष्ट्रीय भूषण सम्मान भी इन्हें मिला था। और तीसरा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में इन्हें लोक सेवा के लिए दिया गया था। आगे बात करते हैं निष्कर्ष की। तो जयप्रकाश नारायण का निधन उनके निवास स्थान पर पटना में 8 अक्टूबर 1979 को हृदय की बीमारी के कारण या फिर मधुमेह के कारण हुआ था। उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा जो जयप्रकाश नारायण थे, उनके राजनीतिक विचार और जो भी उनके कार्य थे समाज को लेकर उनको। अगर आप इसी तरह से और भी राजनीतिक विचारकों के वीडियो मेरे साथ देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।